बिहार के इतिहास में कल तक जहां देखे थे उससे आगे चलेंगे। तो बिहार के इतिहास में अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए। अगर पुराना से नया की ओर चले, पुराना से नया की ओर, तो आपका हो गया पाषाण काल, और पाषाण काल में ही बहुत सारे पाषाण काल है। तब उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद हड़प्पा या कांस्य सभ्यता। इसके बाद वैदिक, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक। इसके बाद जनपद। ठीक है, तो हम लोग इन सबों को देख चुके हैं और अब पहुंच गए हैं जनपद में। जनपद में कल जनपद सब देखे थे। बिहार में अंग, मगध, वैशाली, ये सब जनपद था, है ना। अब जनपद में जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। अब हम आज उसी मगध साम्राज्य को देखेंगे। आज हम लोग उसी मगध साम्राज्य को देखेंगे। तो देखिए, ये जो भारत की धरती है, समय समय पर इसमें बदलाव होता रह रहा है। अभी जैसे आप लोग देखिए, 20 साल पहले कुछ और था, उसके 20-25 साल पहले कुछ और था, और आने वाले 20-25 साल बाद कुछ और होगा, है ना। समय के अनुसार सभ्यता, रीति रिवाज, चलन, स्थापत्य, मकान, सब कुछ बदल रहा है। यही इतिहास है। कैसे बदलता है, कैसे बदलता है, कब कब क्या क्या बदलाव आया है, क्या अच्छा बदलाव आया है, क्या खराब बदलाव आया है, यही इतिहास है। तो इस भारत के धरती पर हमारा जो प्रारंभिक समय था, हजारों साल पहले, ये इलाका केंद्र बिंदु बन गया और यहीं पर सत्ता का उत्थान और पतन होना प्रारंभ हुआ। कई 100 सालों तक ये केंद्र इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाए रखा। बाद में गुप्त काल से, क्योंकि गुप्त का कंसंट्रेशन इधर कन्नौज साइड में हुआ, तो थोड़ा इधर कम हुआ और उसके बाद से लगातार कम होता गया। और जब सल्तनत काल आया, मुस्लिम शासन आया, तब केंद्र बिंदु बन गया दिल्ली। अंग्रेज आए तो कुछ दिन तक केंद्र बिंदु रहा बंगाल, क्योंकि वो समुद्र से आए थे। समुद्र से आए थे तो सबसे पहले ये लोग बंगाल पे शासन किया। कलकत्ता केंद्र बिंदु रहा और फिर ये लोग 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरण किए और तब से लेके आज तक 1912 से दिल्ली हमारी राजधानी है। लगभग 100 साल हो गया, 100 साल से ऊपर हो गया। अब देखिए कब राजधानी बदलता है। तो अभी वही सिलसिला चल रहा है। तो कल मगध का उत्कर्ष में कुछ लिखवाए थे, तो जिनका पीछे का छूट गया है तो बस कुछ नहीं करना है। एक जो क्रोनोलॉजी है कि कब कैसे आया है, उसको जान लेना है। और नहीं समझ में आएगा
तो बताइएगा। एटलस में सब कुछ दिया हुआ है, एटलस में सब कुछ दिया हुआ है, एटलस भी दिखलाएंगे। तो लिखिए, मगध के उत्कर्ष या मगध साम्राज्य से अब स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, तो एक बिंबिसार के पूर्व का इतिहास और दूसरा बिंबिसार के बाद का इतिहास। वैसे मगध में एक शासक हुआ बिंबिसार, उसी को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। तो बिंबिसार से पहले मगध एक जनपद के तौर पर था और बिंबिसार के बाद मगध एक साम्राज्य के तौर पर हो गया। वो भी अपना जी रहा था, बाकी जी रहे थे। अब बिंबिसार से ये क्या किया, बिंबिसार अब इन सब अगल बगल के इलाका को जीतना शुरू किया। तो लिखिए, मगध में जो पहला वंश आता है उसको कहते हैं वृहद्रथ वंश। लिखिए, बिंबिसार एक शासक थे मगध के। बिंबिसार के पूर्व के इतिहास की जानकारी के लिए मूल रूप से पुराणों पर, पुराण क्या है, एक प्रकार के हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म से संबंधित सब ग्रंथ हैं। पुराणों पर निर्भर रहना पड़ता है या निर्भर होना पड़ता है। इनके अनुसार मनु के पुत्र, इनके अनुसार मनु के पुत्र सुधुन्य, सुधु आधा न सुधुन्य, के पुत्र, सुधुन्य के पुत्र गया, गया ही गया के शासक थे। जो गया नाम पड़ा है ना, यहाँ गया, औरंगाबाद के आगे बोध गया, तो इसी के नाम पे पड़ा है। सुधुन्य के पुत्र गया ही गया के शासक थे, लेकिन जिनके वंशजों को, जिनके वंशजों को बाद में, जिनके वंशजों को बाद में आर्यों के अन्य हमलावरों ने समाप्त कर दिया। लिखिए, ये आर्य कौन है, लिखना नहीं है। जब ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, कांस्य सभ्यता, उसके बाद भारत में एक दूसरे मानव समूह का प्रवेश हुआ। उसके बाद भारत में एक दूसरे मानव समूह का प्रवेश हुआ। उन्हीं मानव समूह को कहते हैं आर्य। तो उसमें कई ब्रांच आया और ये सब इधर से उत्तर पश्चिम से आ रहे थे भारत में। यही आर्य इस वैदिक सभ्यता की स्थापना किए थे।
और इसी काल में सब आपका वेद है, इसीलिए इसको वैदिक कहा जाता है। इसी काल में वेदों की रचना हुई, सब हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं इनकी रचना हुई। लिखिए कि बाद में आर्य के अन्य हमलावरों ने समाप्त कर दिया। लिखिए एक अन्य मान्यता के अनुसार देखिए, इसका मतलब ये है कि क्या सही है कुछ पता नहीं है, क्या सही है कुछ पता नहीं है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, तो इसीलिए इधर से प्रश्न नहीं आता है। जहां विवादास्पद बातें लिखी रहती हैं या जिस पर विवाद होती हैं उसको पूछा नहीं जाता है। कहानी है, लिखवा देते हैं। लिखिए एक अन्य मान्यता के अनुसार कुरु वंश के राजा कुरु 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 पांचाल थे ना, कुरु वंश के राजा वसु कुरु वंश के राजा वसु के पुत्र वृहद्रथ ने मगध में वृहद्रथ वंश की स्थापना की। वृहद्रथ ने मगध में वृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश के समय मगध का महत्व बढ़ा। इस वंश में सामान्य तौर पर दस राजाओं का नाम सामान्य तौर पर 10 राजाओं का नाम लिया जाता है। इस वंश में वृहद्रथ के अतिरिक्त सर्वाधिक नामी राजा जरासंध हुआ। अच्छा, भीम और जरासंध में लड़ाई हुआ था ना? जरासंध को इन हाँ पूरा एकदम फाड़ के एक इधर फेंके। एक जरासंध का अखाड़ा अभी भी है राजगीर के पास। राजगीर जो झरना है वहीं से रास्ता है, लिखा हुआ है जरासंध का अखाड़ा जाने का रास्ता। गया है कोई राजगीर है? जो गया होगा देखना उधर से। तो जरासंध का अखाड़ा वहीं पे है राजगीर के पास। लिखिए सर्वाधिक नामी राजा जरासंध हुआ, तो फिर इसमें भीम में कैसे लड़ाई हो जाएगा? भीम तो हो गए महाभारत काल में। आए दूसरा जन्म था ये, दूसरा जरासंध नहीं, वही जरासंध है। जरासंध का अखाड़ा वही वाला है, भीमे से। लिखिए आगे देखिए, लिखिए जिसने आसपास के क्षेत्रों पर
अपना प्रभाव जमाया। एवं मथुरा के शासक कंस ने, वही है, मथुरा के शासक कंस ने अपने बहन की शादी उससे की। मथुरा के कंस की बहन की शादी तो उनसे भी, वासुदेव से भी था ना, तो कई को लड़की होगी। तो यानी कि जरासंध तब तो कृष्ण जी के मौसा हो गया। लिखिए, मथुरा के शासक कंस ने अपने बहन की शादी उससे की। लिखिए, परंपरा के अनुसार पांडव पुत्र भीम, देखो लिखा ही है, परंपरा के अनुसार पांडव पुत्र भीम एवं जरासंध के बीच एक द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें जरासंध मारा गया, जिसमें जरासंध मारा गया। गर्मी का छुट्टी। लिखिए, क्या लिखे हैं? जरासंध मारा गया। लिखे, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। अब देखिए, एक नाम से कई लोग होते थे। पांडव में भी एगो सहदेव थे ना, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, मेन वही छूट जा रहा है। आइए देखिए, लिखिए, इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय, इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। लिखिए, रिपुंजय को उसके दरबार के एक मंत्री, उसके दरबार के एक मंत्री पुलिक ने मार डाला। पुलिक ने मार डाला। लिखिए, एवं अपने पुत्र को राजा बना दिया। अपने पुत्र को राजा बना दिया। लिखिए, बाद में एक अन्य दरबारी महिये, अन्य दरबारी महिये ने, महिये ने पुलिक एवं उसके पुत्र को, पुलिक एवं उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार
को गद्दी पर बैठाया। अब देखिए यहीं से आ गए बिंबिसार। अब ये बिंबिसार और पावरफुल होगा, अपने पुत्र को मारकर हाँ, बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। लिखिए बृहद्रथों के समय, अभी ये सब ना बृहद्रथ वंश चल रहा था। लिखिए बृहद्रथों के समय इनकी राजधानी को वसुमती या गिरिव्रज, गिरी मने होता है पर्वत और व्रज मने ढाल, एकदम ना चारों तरफ से पर्वतों के बीच में है, इसीलिए इसका नाम है गिरिव्रज या कुशाग्रपुर के नाम से पुकारा जाता था, अब सुनिए, देखिए जो रियल मगध साम्राज्य है उसमें ये बृहद्रथ वंश का गिनती नहीं होता है। बिंबिसार से अब स्टार्ट होगा। बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। तो इससे पहले वाला जो बृहद्रथ वंश था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो साइड में बृहद्रथ वंश में जो शासक हुए हैं उसका नाम लिखिए, ऊपर से नीचे तक एरो दे दे के कि किसके बाद कौन आया है। तब पहला हो गया, लिखिए जरासंध, उससे पहले वाले को छोड़ देते हैं, बहुत है। जरासंध के बाद रिपुंजय, जो नाम आता है, जरासंध के बाद रिपुंजय के बाद पुलिक के बाद महिया, हाँ, और उसके बाद बिंबिसार। महिये नहीं मारा है, अब मार के अपना बेटा बनाया है। अच्छा, महिये का ही बेटा था बिंबिसार, हाँ। अब रियल कहानी मगध साम्राज्य का, अब रियल कहानी शुरू होगा। अब मगध साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, सेना बढ़ाएगा, आसपास के राजाओं से अपना संपर्क बढ़ाएगा। ठीक है, लिखिए अब हेडिंग दीजिए हर्यक वंश। ये सब बृहद्रथ वंश में चल रहा था, अब आएगा हर्यक वंश है। ये मगध साम्राज्य का पहला रियल वंश माना जाता है। सुनिए, जो लोग नहीं जानते हैं, साम्राज्य जैसे बोल रहे हैं मगध साम्राज्य, तो वो हो गया ये क्षेत्र, और वंश का मतलब है अलग अलग परिवार का शासक, जैसे एक परिवार चल रहा है तो उसको एक वंश, एक डायनेस्टी, फिर वो परिवार खत्म, कोई दूसरा परिवार का शासन शुरू होगा तो दूसरा डायनेस्टी। अभी जैसे मान लेते हैं इंडिया में अब तो डायनेस्टी सिस्टम नहीं है, पार्टी सिस्टम है। तो कुछ दिन तक चला कांग्रेस का शासन, अब चल रहा है भाजपा का शासन, तो उसको कांग्रेस वंश कह सकते हैं, इसको भाजपा वंश कह सकते हैं।
अब मोदी हैं, मोदी के बाद हो सके कि भाजपा दूसरे को प्रधानमंत्री बना दे, उसको हटा के किसी और को प्रधानमंत्री बना दे। इंडिया वही है, भाजपा वही है, बदल कौन रहा है? प्रधानमंत्री। या 1947 से आज तक इंडिया वही है, लेकिन अलग अलग पार्टियों का शासन हुआ है। तो उसी टाइप से मगध एक साम्राज्य हो गया, उसमें अलग अलग वंश, अलग अलग परिवार का शासन आया है। ठीक है, तो परिवार का रूप अब पार्टी ले लिया है, परिवार का रूप अब पार्टी ले लिया है। शुरू में कांग्रेस का शासन था, बीच में कुछ अलग अलग पार्टियां आई 90-91 के दौर में, फिर कांग्रेस आया, फिर भाजपा आया, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। तो इस टाइप से अपना ये चल रहा है। और पहले क्या होता था कि एक वंश खत्म तो खत्म, चूंकि वो तो परिवार से चलता था, पार्टी से चलता नहीं था। तो साम्राज्य का मतलब समझ गए ना? साम्राज्य का मतलब एक क्षेत्र जिस पर शासन किया जाता है, और शासन करने वाला जिस परिवार से होता है, हम उसको उसका वंश कहते हैं। लिखिए, अब आया हर्यक वंश। लिखिए, वृहद्रथ वंश, वृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय की हत्या के, रिपुंजय की हत्या के थोड़े ही अंतराल के पश्चात, थोड़े ही अंतराल के पश्चात मगध की गद्दी पर मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठा। बिंबिसार बैठा। लिखिए, इसको हर्यक वंश का, इसको हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, इसी के साथ वास्तव में, इसी के साथ वास्तव में मगध के उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है। वह न केवल एक सफल योद्धा था, वह न केवल एक सफल योद्धा था, बल्कि एक सधा हुआ कूटनीतिज्ञ भी था। एक सधा हुआ कूटनीतिज्ञ भी था। उसने मगध एवं अंग के बीच चल रही शत्रुता को समाप्त किया एवं अंग पर कब्जा कर लिया। देखिए, अंग को मगध में मिला लिया। देखिए, उसने
3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और देखिए, ये वैवाहिक संबंध है स्थापित करने का उद्देश्य उन सब राज्यों को अपने आधिपत्य में लेना था। उन सब राज्यों को या तो अपने अंडर में ले लिया या फिर संधि किया कि मतलब तुमसे हमको कोई खतरा न रहे, तुमसे हमको कोई खतरा न रहे। लिखिए, एक विवाह उसने वैशाली के राजा चेटक की बहन, वैशाली के राजा चेटक की बहन चेलन्ना से किया। चेटक की पुत्री थी। बहन त्रिशिला थी, तो कोई जरूरी है कि एक को बहन होगा। चेलन्ना लिखवाए थे। किसमें? उसमें अच्छा, उसमें पुत्री लिख दिया है, यहाँ बहन लिखा है। चेलन्ना नाम लिखा है। अरे ये वाईफाई कैसे गायब हो गया? आए, चेलन्ना पुत्री थी, तब पुत्री कर दीजिए। तब लिखिए, हाँ, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से किया। आए, अरे तो भाई हुआ होगा। इतिहास में जहां जो साक्ष्य मिलता है उसके आधार पर अपना इतिहास लिखा गया है। लिखिए, दूसरा विवाह है कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से किया। कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से किया, जहां से उसे दहेज के रूप में, जहां से उसे दहेज के रूप में कसिया, ब्रैकेट में आधुनिक काशी, काशी है ना बनारस के पास है, नामक गांव मिला। अच्छा, यही बाद में काशी बन गया। लिखे, तीसरा विवाह हाँ, कसिया ब्रैकेट में काशी, काशी ये बनारस के पास, पहले बनारस थोड़ी था, पहले उसका नाम काशी ही था। देखिए, तीसरा विवाह उसने भद्र देश की राजकुमारी खेमा से किया। खेमा, कसिया नामक गांव मिला, यहां तक हो गया। हाँ, तीसरा विवाह उसने भद्र देश की राजकुमारी
भद्र देश की राजकुमारी खेमा से किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार पहले तो इन राज्यों से सुरक्षित हो गया। बिंबिसार पहले तो इन राज्यों से सुरक्षित हो गया और दूसरे अपनी शक्ति का प्रयोग वह दूसरे क्षेत्र में कर सकने की स्थिति में आ गया। कर सकने की स्थिति में आ गया। बात समझ में आई? देखिए इधर देखिए, अंग तो जीत गया और बाकी अगल बगल जो शासक थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। अब इनसे अब कोई खतरा नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा। वैशाली बगल में हो गया, काशी बगल में हो गया, भद्रा इधर हो गया। तो अब अपना ये जो पावर है बिंबिसार दूसरे साम्राज्य को जीतने में लगाया। माने अपना अब ध्यान जो है अपने साम्राज्य विस्तार में लगाया। अंग को जीत ही गया, बाकी जो इसके पड़ोसी साम्राज्य थे उन सब से वैवाहिक संबंध स्थापित करके इधर से निश्चिंत हो गया। बल्कि उधर से भी इसको कुछ हेल्प मिला होगा, सैनिक वैनिक मिले होंगे दूसरे से लड़ने के लिए। और तब ये अपना पश्चिम की ओर विस्तार शुरू किया और सबको धीरे धीरे जीतने लगा। आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, बिंबिसार का संघर्ष अवंती से हुआ था। बिंबिसार का संघर्ष अवंती से हुआ था। अवंती कहाँ है? हाँ, एटलस निकालिए आप लोग। इतिहास में बिंबिसार पहला शासक माना जाता है जिसने अस्थाई सेना रखी। अतः उसे सेनीय भी कहा जाता है। सेनीय को अंडरलाइन कर दीजिएगा। पूछेगा कि सेनीय के नाम से कौन जाना जाता है? तब बिंबिसार। देखिए यहीं से बिंबिसार से प्रश्न आना शुरू हो जाता है। उससे पहले वाला से प्रश्न बहुत कम रहता है, लेकिन बीपीएससी में बिंबिसार से प्रश्न आना शुरू हो जाता है। लिखिए, उसने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से भी उसके संबंध बताए जाते हैं।
वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से भी उसके संबंध बताए जाते हैं। लिखिए, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, परंतु उसके एक अन्य पुत्र अजातशत्रु को यह मंजूर नहीं था। अजातशत्रु को यह मंजूर नहीं था। उसने बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया एवं स्वयं राजा बन बैठा। चलिए, तो ये रहा बिंबिसार। बिंबिसार का कार्यकाल माना जाता है, लिख दीजिएगा, 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 से, यानी कि बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन है। नहीं, बिंबिसार से मुलाकात हुआ होगा जरूर। हाँ हाँ, लिख लीजिएगा, बिंबिसार का कार्यकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व बीसी। तब तो बिंबिसार ज्यादा दिन तक नहीं जी पाया ना। तो 8 साल इधर, बड़ा कम साल लगा नहीं। अच्छा, सब लोग अपना अपना बताइए तो देखते हैं कौन कौन सही सही बताता है। बिंबिसार 544 से 492 बीसी में था। तो कुल कितना साल जिंदा रहा? सब लोग अपना अपना जोड़ के बताइए, कोई दूसरे का नकल नहीं करेगा। लिखिए, अजातशत्रु जिन परिस्थितियों में राजा बना, उससे कौशल के साथ उसका संबंध खराब हो गया। कौशल के साथ उसका संबंध खराब हो गया, कमा, जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई। जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई। अजातशत्रु के आक्रमण के समक्ष अजातशत्रु के आक्रमण के समक्ष कौशल टिक न सका।
अजात शत्रु के आक्रमण के समक्ष कौशल टिक न सका। अंततः दोनों के बीच समझौता हो गया। और अजात शत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया। जिसके दहेज के रूप में उसे भी काशी प्राप्त हुआ। काशी को कई बार दहेज में देगा, वो भी दहेज में दे दिया था, ये भी दहेज। वो फिर स्वतंत्र हो गया होगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, अजात शत्रु का दूसरा युद्ध है वैशाली से हुआ। अजात शत्रु का दूसरा युद्ध है वैशाली से हुआ। वैशाली ऊपर में है, इधर बिहार में। हाँ, ये वाला इलाका काशी हो गया इधर बनारस तरफ, और वैशाली हो गया इधर गंगा उस पर। लिखिए, वैशाली से हुआ, जो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, वैशाली वज्जी संघ में था, कल पढ़े थे ना, वज्जी संघ। उसने लिखिए, उसने अपने एक मंत्री वस्साकारा की मदद से वस्साकारा वस्साकारा, लिखिए, वस्साकारा की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवाई। वज्जी संघ में फूट डलवाई और फिर नए साज सामान के साथ आक्रमण किया। और फिर नए साजो सामान के साथ आक्रमण किया। वज्जी संघ क्या था? इधर राजाओं का एक संघ था, राजाओं का एक संघ था, जिसको वज्जी संघ पहला गणतंत्र भी माना जाता है। आक्रमण किया। लिखिए, वैशाली पर आक्रमण में सुविधा हो इसके लिए उसने पाटलीग्राम में एक सैनिक छावनी का भी निर्माण कराया। पाटलीग्राम, देखिए, यही पाटलीग्राम आज बन गया पटना।
यहीं से पटना की कहानी शुरू होती है। पाटलीग्राम बना, पाटलिपुत्रा बना। औरंगजेब के समय किस नाम से जाना जाता था? अजीमाबाद। वहां लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर अजीमाबाद। शायद औरंगजेब का बेटा था शहजादा अजीम। जो भी हो, उसी के नाम पर अजीमाबाद पड़ा और अब उसका नाम पटना है। लिखिए, पाटलीग्राम में एक सैनिक छावनी का निर्माण कराया, जो बाद में मगध की राजधानी बनी। मगध की राजधानी बनी। तो पाटलीग्राम नाम पहला बार आया है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि पहली बार पाटलीग्राम में एक तरह से कहिए कि बसाया या सैनिक छावनी कौन बनाया? तो अभी शहर नहीं बसाया, केवल सैनिक छावनी बसाया। क्यों बसाया? देखिए इधर देखिए, इसका तो राजधानी था वैशाली, यहां था नहीं, इसका था राजगिरी, और इसको हमला करना था वैशाली पर। तो एकदम यही गंगा किनारे लाके सेना सब इकट्ठा किया। गंगा किनारे लाके सेना इकट्ठा किया ताकि कुछ भी हो तो तुरंत यहां से गंगा पार करके सेना वैशाली में प्रवेश कर जाए। तो राजगीर से सब उठा के सेना ले आया यहाँ पे। देखिए नतीजा है कि आज तक, तब से लेके आज तक पटना में सैनिक छावनी है। आज भी जो दानापुर छावनी है तब से लेके आज तक है। उसका इतिहास बहुत पुराना है, इसीलिए वहां हमेशा अंग्रेज भी अपना छावनी रखा। सेंटर में था ना, तुरंत कहीं भी इधर से उधर सेना भेज दिया जाता था। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, वैशाली में हुए युद्ध में आजाद शत्रु विजयी हुआ एवं मगध की सत्ता और भी मजबूत हुई। मगध की सत्ता और भी मजबूत हुई। लेकिन आजाद शत्रु को अवंती के आक्रमण का भी भय था। अवंती अभी दिखलाए है ना? आजाद शत्रु को अवंती के आक्रमण का भी भय था, जिसके कारण उसने राजगृह की किलेबंदी करवाई। ये किला आज भी है, चलो चला जाए तो इस बार सब देख ही लिया जाएगा। जिसके कारण उसने राजगृह की किले बंदी करवाई। किला बंदी करवाई का मतलब है पत्थर से ना चारों तरफ से उसको घेरवाया ताकि दुश्मन आसानी से हमला न कर सके। लिखिए, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। लिखिए, इस तरह अपनी आक्रमण नीतियों से आजाद शत्रु ने मगध के साम्राज्य को इस तरह अपनी आक्रामक नीतियों से आजाद शत्रु ने मगध के साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। और भी
आगे बढ़ाया। अजात शत्रु का कार्यकाल कितना से कितना तक है, लिख लीजिए, 492 से 444 बीसी। 492 से 444 बीसी। तो 2-3 लाइन और है, चलिए हर्यक वंश खत्मे कर दे, पैराग्राफ चेंज करिए। 2-3 लाइन है, लिख लीजिए। लिखिए, अजात शत्रु के पश्चात उदयन राजा बना। उदयन को अंडरलाइन कर दीजिए। तो बिंबिसार हो गया, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु हो गया, और अजात शत्रु के बाद उदयन हो गया। लिखिए, इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। इसी को वीवीआई में रखिएगा कि पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया, तो उदयन। अजातशत्रु के पश्चात उदयन राजा बना। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। देखिए, पाटलिपुत्र भी सोन, गंगा एवं पुनपुन से घिरे होने के कारण सामरिक दृष्टि से सुरक्षित था। सामरिक दृष्टि से सुरक्षित था। देखिए, ये गंगा नदी यहीं पर बना दे रहे हैं। देखिए, ये गंगा नदी ऐसे, समझ गए? इधर देखिए सब लोग, ये गंगा नदी, ये रही सोन नदी, और ये पुनपुन नदी, और ये पटना। तब क्या है कि उत्तर से इस पर हमला नहीं हो सकता था, पश्चिम से या पूर्व से भी हमला नहीं हो सकता था। चारों तरफ से, इधर से तो पहाड़ था ही। तो ये पाटलिपुत्रा चारों तरफ से नदियों से घिरा था, और उस समय नदी पार करके हमला करना आसान नहीं था। तब का जमाना था, तब गंगा में पानी और ज्यादा था, सोन और पुनपुन में पानी और ज्यादा था। नदियों को पार करना इतना आसान नहीं होता था। पहले नदी को पार करने के लिए नाव इकट्ठा करना पड़ता था, ठीक है ना, पुल तो था नहीं। चलिए आइए, लिखिए, उदयन। लिखिए, उदयन या उदयन के उत्तराधिकारी कमजोर हुए और 412 ईस्वी पूर्व आते आते 412 ईसा पूर्व आते आते यह वंश समाप्त हो गया। 12 ईसा पूर्व आते आते यह वंश समाप्त हो गया। चलिए, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जा रही है। तब कल देखेंगे हम लोग शिशुनाग वंश।